हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू ऑल। तो ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की टाइमलाइन पढ़ी है देन आप अवेयर होंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है बिकॉज इट क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। क्योंकि जब हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को समझेंगे पढ़ेंगे तभी हम आगे आने वाले जो पीरियड्स हैं उनके लिए फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। सो दिस पीरियड रफली स्पैन फ्रॉम 450 टू 1066 एडी। और इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ है इस पीरियड में जो हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस पीरियड की। तो ये सारी चीज़ आपको बताऊंगी मैं कि 450 से लेकर 1066 के बीच क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या नया निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करने वाले। सो आई होप आप लास्ट तक बने रहेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू एंग्लो सैक्सन एरा। अब भैया ये एंग्लो सैक्सन एरा क्या है, तो मैं बताती हूँ क्या है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो शुरू होता है 450 एडी में। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ कि 450 एडी में हो क्या रहा था। तो वहाँ पे वॉर चल रही थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में चल रही थी वॉर फाइट्स। लेकिन एक बढ़िया चीज़ हो रही थी कि वहाँ पे जो है स्टोरीज भी चल रही थी। एक ओरल ट्रेडिशन शुरू हो चुका था स्टोरीज का, पोएट्रीज का। 410 एडी में कुछ ऐसा हुआ कि रोमन इंग्लैंड छोड़कर चले गए। इंटरनल क्राइसिस बढ़ा। रोमन एम्पायर ने अपने कोर इटली में हमला भी झेला। ये हमला था विसिगोथ्स नाम की जर्मेनिक ट्राइब को, जिन्होंने रोम को पूरी तरीके से लूट लिया, लूटपाट मचा दी भाई। उसके बाद क्या होता है कि ट्रूप्स विड्रॉल हुए। रोम ने ब्रिटेन से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को भी वापस ले लिया। और फिर आ गई आफत, फिर आ गई क्राइसिस। तो जब रोमन सेना चली गई ब्रिटेन वल्नरेबल हो गया और उस पर से नॉर्थ से पिक्स और स्कॉट्स ने भी हमला कर दिया और ईस्ट से हमला किया 3 जर्मेनिक ट्राइब्स ने। तो जो आपको स्लाइड दिख रही है उस पर आप देखोगे हु वर द एंग्लो सैक्सन्स। के एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? तो 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, वही 3 जर्मेनिक ट्राइब्स जो ईस्ट से आए थे, समुंदर पार करके आए थे। ये थे एंग्लो सैक्सन और जूड्स, जो वर्शिप करते थे पैगन गॉड्स को। और ये अपने साथ लाए जर्मेनिक डायलेक्ट और इसी डायलेक्ट से आगे निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फाउंडेशन हुआ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। तो आई होप कि ये कहानी आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या था और कैसे हुआ फॉर्मेशन। अब आते हैं लैंग्वेज। अब क्या होता है कि बिकॉज देवर जर्मेनिक, तो वो जर्मन डायलेक्ट और लैटिन लैंग्वेज और फिर रोमन इन्फ्लुएंस भी उसमें आ गया। तो ये जो है एक नई लैंग्वेज क्रिएट हो गई, ओल्ड इंग्लिश। लेकिन आज देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश समझने वाले कुछ ही लोग होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है। अब इतनी सारी नई वोकैबुलरीज आ गई हैं, चीज़ें इतनी बदल गई है। आज के जो स्लैंग हम यूज़ करते हैं वो तो ओल्ड इंग्लिश में किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें चेंजेस आ चुका है, तो आज की तारीख में तो मुश्किल है। फिर जो है ये रूनिक अल्फ़ाबेट लेटर में लिखे जाने लगे। रूनिक अल्फ़ाबेट लेटर जो काफ़ी बाद तक यूज़ होता था, 3rd से 16th सेंचुरी के बीच यूज़ होता रहता था। और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर जिसे यूज़ करता था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो था साइन वुल्फ। ये याद रख लेना थोड़ा सा नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है कि लिटरेचर जो थी ओरल थी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ वॉरियर्स बैठते थे, कहानियाँ एक दूसरे को पोएट्री सुनाया करते थे, ऐसा माहौल बना हुआ था। तो ये जो पोएट्रीज थी वो गाई जा रही थी, लिखी नहीं जा रही थी, गाई जा रही थी। आपके पास बैठ के कुछ लोग गाते थे, सुनाते थे एक दूसरे को। और ये जो गाने वाले, पोएट्री सुनाने वाले थे, इन्हें कहा जा रहा था स्कोप यानी सिंगर। और जो ट्रैवलिंग सिंगर रहते थे उन्हें ग्लीमैन कहते थे। अब मेजर थीम की बात करें तो कौन सी मेजर थीम्स है जो इस पीरियड में यूज़ करी गई है, बार बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट है हीरोइज्म। अब देखा जाए तो आज हम हीरो समझते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, है ना, खतरों के खिलाड़ियों को, एक्टर्स को। लेकिन बेसिकली हीरो होते कौन है? तो हीरो होते हैं हमारे वॉरियर्स। और वही ओल्ड इंग्लिश पीरियड में माना जाता था कि हमारे जो हीरो है वो है हमारे वॉरियर। तो थीम्स जो थी बेसिकली ये थी हीरोइज्म, ब्रेवरी, लॉयल्टी, है ना, फेट, कॉमिटेटर्स, जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। तो यही मेजर थीम जो थी वो मोस्टली यूज़ करी जा रही थी। देन आते हैं हम मेजर जॉनरास पे कि भाई कौन से मेजर जॉनरास थे जो यूज़ करे जा रहे थे। तो फर्स्ट वन इज़ एपिक।
एपिक जो है ओल्डेस्ट फॉर्म भी है और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ओल्डेस्ट यूज़ में भी एपिक ही आया था। देन है एलिजी, जो सॉरफुल लेमेंटेशन वगैरह होती है वो सब दिखाने के लिए जो पोइट्रीज रहती है उन्हें एलिजी कहा जाता है। रिलीजियस पोइट्री लिखी जा रही थी। कैरिमन, साइनवुल्फ, ये कुछ रिलीजियस पोएट हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। क्रॉनिकल्स लिखे जा रहे थे, है ना, रिडल्स लिखे जा रहे थे, पहेलियाँ लिखी जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में स्टार्ट हो गई थी, ये सारे जॉनरास। अब बात करते हैं कॉमन डिवाइसेस की, कि भाई कौन से कॉमन डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करे जा रहे थे। तो इस पीरियड में फर्स्ट जो डिवाइस है जो यूज़ करा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है एग्ज़ाम में, वो है एलिट्रेशन। कि एलिट्रेशन का बहुत यूज़ हुआ है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है एलिट्रेशन। अब बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा कि एलिट्रेशन क्या है, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगी कि सिंपली अगर समझाया जाए तो एलिट्रेशन कुछ नहीं होता। एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ सेम स्टार्टिंग साउंड। फॉर एन एग्जाम्पल, वाइल्ड विंड्स whipped the waves। अब इसमें आप नोटिस करना कि W आया है बार बार, वाइल्ड विंड्स whipped the waves। क्या है कि ये जो W वाला साउंड बार बार रिपीट हो रहा है वही है हमारा एलिट्रेशन। तो ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है कैनिंग। अब कैनिंग क्या होता है भैया? तो कैनिंग है मेटाफोरिकल कंपाउंड फ्रेज। मेटाफोरिकल कंपाउंड क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना होगा कि यहाँ पे देखो दूर सन दिखाई दे, तो सन नहीं बोलूँगी मैं, कैनिंग की भाषा में होगा वो स्काई कैंडल। देन अगर मुझे बोलना होगा कि किंग, तो मैं किंग नहीं बोलूँगी। अगर मैं कैनिंग यूज़ करूँ तो मैं कहूँगी रिंग गिवर। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये चीज़ यूज़ करी जा रही थी बहुत ज़्यादा। देन आता है कैजुरा, जो कि पॉज होता है इन द मिडल ऑफ अ लाइन। एंड एलिजी तो आप समझ ही गए, रिफ्लेक्टिव एंड मेलकनिक टोन होती है। लेमेंटेशन, सॉरो, ये सब दिखाने के लिए जो पोइट्रीज यूज़ करी जाती है उन्हें एलिजी कहा जाता है। तो यही सब चल रहा था, कॉमन डिवाइसेस यही है। देन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें जो मैंने पोएट्स बताए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो फर्स्ट वन है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक है, जिसमें हीरोइज्म, लॉयल्टी, फेट, गुड वर्सेस इविल की बात करी गई है। और ये किसने लिखी है? ये अनोनिमस है, किसी को पता नहीं किसने लिखी है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है कैडमन। तो कैडमन हाइम्स तो सबने सुनी होगी। तो कैडमन जो है वो 7th सेंचुरी में फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे ये, और इन्होंने कैडमन हाइम्स लिखी थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें वो प्रेज करते हैं गॉड को। और उस टाइम पे या अभी भी देखा जाए तो इस पोएम की बहुत वैल्यू है। इस पोएम को क्रिश्चियनिटी में अच्छा माना जाता है काफ़ी। नेक्स्ट है साइनवुड। साइनवुड जो थे फर्स्ट पोएट थे जिन्होंने साइन किया, अपने जो भी वर्क थे उन्होंने साइन किए हैं, जिससे पता चला है कि ये वर्क उन्हीं के हैं। रिलीजियस वर्क्स लिखते थे ये, गॉड की प्रेजेस, गॉड के बारे में स्टोरीज लिखते थे, सॉरी पोइट्रीज लिखते थे। जूलियाना भी इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनिक लेटर, यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज़ करते थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आप चीज़ें थोड़ी याद रख लेंगे कि वो यूनिक अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते थे। अब यूनिक अल्फ़ाबेट क्या है? तो ये राइटिंग का एक सिस्टम था जो जर्मनी के लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था। फिर ये नॉर्थन यूरोप, ब्रिटेन के लोगों ने भी यूज़ करना शुरू किया। 3rd सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक काफ़ी यूज़ में आया ये। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट की। तो 7th और 8th सेंचुरी के दौरान एक मॉन्क थे जिनका नाम था बीडी। इनको वल्नरेबल बीडी भी कहा जाता है। जेरो मोनेस्ट्री में रहते थे ये, और इन्होंने अर्ली प्रोज लिखना शुरू किया। इन्होंने फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी, लैटिन भाषा में लिखी गई थी, लेकिन लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट किया ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, जिसे हिस्टोरिया एसेंशियलिटिया जेनेटिस एंड गॉर्डम कहते हैं, जिसे अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल भी कहा जाता है। और इसके बाद इन्हें टाइटल भी मिला एक फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री का। नेक्स्ट है हमारे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। इन्होंने जो है ट्रांसलेशन शुरू करी, लैटिन भाषा की जो वर्क्स थे उनको ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सॉरी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। एंड एल्फ्रेड जो है उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया था, जिसे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स भी कहा जाता है, जिसमें साल दर साल इंग्लैंड में जो भी हिस्ट्री थी, इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स, इवेंट्स,
प्रोज वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट ये सब जो है रिकॉर्ड्स रखे गए उस मैन्यूस्क्रिप्ट में, तो इसीलिए भी जाने जाते हैं। एल्फर्ड को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि उन्होंने प्रोज को और भी पॉपुलर बनाया और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। कहीं कहीं पूछ लेते तो ये याद रखना कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहा जाता है, तो वो किंग एल्फर्ड द ग्रेट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं जिन्हें आपको याद करना। नाउ मूविंग ऑन टू एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, कि भाई ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एंड कैसे हुआ। तो आप सोच रहे होंगे सब कुछ तो इतना बढ़िया चल रहा था कि लैंग्वेज शुरू ही हो रही थी, तो शुरू होते एंड कैसे हो गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। तो एंड ऐसे हुआ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होने के लिए पुरानी चीज़ों का अंत होना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड का भी अंत हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। अभी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था 1066 AD में। अब इसकी कहानी ये है कि किंग एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हो गई थी, वो मर चुका था और उसका कोई वारिस नहीं बचा था, तो सक्सेशन क्राइसिस शुरू हो गया और कहानी शुरू हुई हमारी 3 तलवार और एक कुर्सी की। अब हुआ ये कि हैरोल्ड गॉडविंसन जो इंग्लैंड का नोबल था, वो नोबल भी चाहता था कि मैं बनूं इंग्लैंड का राजा। विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो फ्रांस का ड्यूक था, वो भी चाहता था कि राजा बनना, और हेराल्ड जो नॉर्वे का वाइकिंग किंग था, वो भी यही चाहता था। तो एक बैटल हुई, बैटल ऑफ स्टैनफोर्ड ब्रिज नाम है उसका। तो हैरोल्ड गॉडविंसन इंग्लैंड का नोबल था, वो हरा देता है हेराल्ड को, नॉर्वे के वाइकिंग किंग को। अब उसको हराने के बाद जो हेराल्ड की आर्मी थी वो बेसिकली थक चुकी थी वॉर करके, और उसी टाइम पे शुरू हुई हमारी बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग में हुआ ये कि विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो फ्रांस का ड्यूक था, वो समुंदर पार करके आ गया और हेरोल्ड से हेस्टिंग में उसकी फ़ाइट हो गई और विलियम जो है ये फ़ाइट जीत गया। जब विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो फ्रांस का ड्यूक था वो हैरोल्ड गॉडविंसन इंग्लैंड के नोबल से जीता, तो उसे जो है एक टाइटल दिया गया और वो टाइटल था विलियम द कॉन्करर। तो ये विलियम द कॉन्करर याद करना, इसे विलियम वन भी बोला जाता है। तो जब ये जीता तो उसके बाद जो है फ्रांस की जो इन्फ्लुएंस थी वो आ गई इंग्लैंड में। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लैंग्वेज में बदलाव आया और इसी के साथ शुरुआत हुई हमारी मिडिल इंग्लिश पीरियड की। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ, उसकी कहानी क्या है, ये तो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये पीरियड जो है वो इसी के साथ एंड हो गया। किसके साथ एंड हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 AD, विलियम द कॉन्करर जो है वो जब जीत चुका था। तो बस इसी के साथ हमारी वीडियो भी एंड होती है। तो यही था बस ओल्ड इंग्लिश पीरियड की कहानी। 450 से 1066 AD तक क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें, क्या लैंग्वेज थी, क्या डिवाइसेस, क्या थीम, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।